बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है, बायोकेमिस्ट्री। बेटा, जैसे लफ्ज बायो और केमिस्ट्री दो लफ्जों का मजमूआ है, बायोकेमिस्ट्री। अगर हम देखें तो ये दो लफ्जों का मजमूआ है, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो आप लोगों को पता है कि स्टडी ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन अकरिंग इन मैटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बायोकेमिस्ट्री में जानदारों में मौजूद जो केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस और उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। बेटा, जानदारों में मुख्तलिफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, they are the different compounds which are found in the living organism। तो इन तमाम जो कंपाउंड्स हैं, इन तमाम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज को और उनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है अंडर द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ substances found in living organism। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम उन सब्सटेंसेस के रिएक्शंस, उनके स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं जो कि जानदार बॉडी में पाए जाते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। बेटा, अब जो जानदारों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके सोर्सेज, इनके यूजेस वगैरह को अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तकरीबन तमाम जानदारों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेटा सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कि ऐसा ये कंपाउंड होंगे जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे। पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब यह हुआ कि इन कंपाउंड्स में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे, यानी OH ग्रुप इनमें मौजूद होंगे। और अगर नेचर वाइज इनको देखा जाए, इनके फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए, तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और अगर इनका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो ये है CnH2O × N। बेटा, यहाँ पे N से मुराद कार्बन के एटम्स की तादाद है, जो कि एटलीस्ट 3 होती है, यानी कम अज कम कार्बन के एटम की तादाद 3 होगी इनके ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये 3 हो, का C3H2O × N की जगह पे आ जाएगा 3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C3H6O3। इसी तरीके से अगर कार्बन के एटम की तादाद 6 हो तो C6 यहाँ पे की जगह पे 6 आ जाएगा, 6 × 12 एंड O6 यानी C6H12O6। तो बेटा ये इनका जनरल फॉर्मूला है। बेटा, ये जो है ये बुनियादी तौर पर वो कंपाउंड है जो कि हमारे सिस्टम में, यानी जो सबसे पहले एनर्जी का इंट्रेस्ट का बाइस बनते हैं। यानी ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हासिल होते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और सूरज की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी की इंटरेस्ट का बाइस बनते हैं। बेटा, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर वाटर के रिएक्शन से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और
फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं इसको कि सनलाइट की प्रेजेंस के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहलाता है। बेटा इसके बाद हम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो कार्बोहाइड्रेट की है वो है मोनोसैकेराइड्स। ये बेटा जो लफ्ज सैकेराइड है, ये इस लफ्ज का लफ्जी मतलब जो है स्वीट, मीठा। मोनोसैकेराइड्स यानी ये मिठास के एक यूनिट पर मुश्तमिल होंगे। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स, अगर मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन हो तो उनके कॉम्बिनेशन से ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी किस्म है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में अगर हजारों की तादाद में मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन हो तो उनके कॉम्बिनेशन से पॉलीसैकेराइड्स वजूद में आते हैं। बेटा अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन तमाम जो हमने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को, इनके सोर्सेज को और इनके यूजेस को स्टडी करें। अब हम मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज, इनके सोर्सेज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर। ये सबसे सादा तरीन शक्ल है कार्बोहाइड्रेट की, विच आर द सिंपलेस्ट शुगर, सबसे सादा तरीन शुगर ये होती है। इनके अंदर कार्बन के एटम की तादाद 3 से लेकर 9 तक हो सकती है, 9 से ज्यादा नहीं होगी। 3 से लेकर 9 तक इनके अंदर कार्बन की तादाद होती है और इन्हीं कार्बन के एटम की तादाद की बिना पर ही इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मोनोसैकेराइड में कार्बन के एटम की तादाद 3 है तो दे विल बी कॉल्ड ट्राइओसिस। ट्राइओसिस यानी ट्राई 3 और ओजिस इनके नाम का हिस्सा है, इनके एंड में ओजिस आता है। अगर कार्बन के एटम की तादाद इनमें 4 होगी तो दे विल बी कॉल्ड टेट्रोसिस, और अगर कार्बन के एटम की तादाद 5 होगी दे विल बी कॉल्ड पेंटोसिस। इसी तरीके से अगर कार्बन के एटम की तादाद 6 हो तो दे आर कॉल्ड हेक्सोसिस, एंड अगर 7 हो तो हेप्टोसिस। बेटा इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं वो हेक्सोसिस है। हेक्सोसिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स, और इनमें इसकी 2 किस्में होती हैं हेक्सोसिस की, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर मुश्तमिल होते हैं हेक्सोसिस, और ग्लूकोज में भी कार्बन के एटम की तादाद 6 होती है और फ्रक्टोज में भी कार्बन के एटम की तादाद 6 होती है। इनका अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो वो सेम होता है, C6H12O6, लेकिन इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शनल ग्रुप दोनों के डिफरेंट है। जैसे ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। इसी बिना पर जब हम ग्लूकोज को डिफाइन करते हैं तो ग्लूकोज के बारे में ये कहते हैं कि ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी ये वो कंपाउंड होगा जिसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होंगे और इनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा। इसी तरीके से फ्रक्टोज जो है ये बेसिकली कीटोन है, इनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो फ्रक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। पेंटा हाइड्रोक्सी इनमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाएंगे और अगर इनके फंक्शनल ग्रुप को देखें तो वो कीटोन होगा। इसके बाद आगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, के ये नेचर वाइज अगर इनको देखा जाए तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है और मखसूस शेप इनकी होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में अगर डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व हो जाते हैं, और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इनका जायका मीठा होता है अगर इनको टेस्ट किया जाए। इसके बाद ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी अगर इनको पानी में डाल के डिजॉल्व किया जाए तो दे विल नॉट ब्रेक डाउन, यानी ये टूटेंगे नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ग्लूकोज को पानी में डाल के आप मिक्स करें तो ग्लूकोज पानी में डिजॉल्व तो हो जाएगा लेकिन इट विल नॉट
ब्रेक डाउन यानी ये टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा। बट दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, लेकिन ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। बेटा अब यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर की भी वजाहत की गई है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो अगर हम इनको देखें ग्लूकोज को, इट इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इनका फंक्शनल ग्रुप आपको शुरू में नजर आ रहा है कि ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इनमें पाया जा रहा है। और जैसे पेंटा हाइड्रोक्सी, इसके बारे में कहा गया था कि ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप शुरू में आ गया और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें शामिल है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें शामिल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये है कि आप 6 कार्बन इस तरीके से तरतीब में लिखेंगे और कार्बन की तादाद लिखने के बाद, 6 कार्बन लिखने के बाद तरतीब में एक साइड पे OH, एक साइड पे H, फिर जिस साइड पे OH लगाए यहाँ पे नीचे H आ जाएगा, दूसरी साइड पे OH, और फिर H के नीचे 2 OH और दूसरी साइड पे H आ जाएगा, और लास्ट में वाली कार्बन के साथ CH2OH ग्रुप अटैच होगा। इसी तरीके से फ्रक्टोज के बारे में हमने पढ़ा कि फ्रक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो यहाँ पे आपको शुरू में कीटोन फंक्शनल ग्रुप नजर आएगा कि दरमियान में ये कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन अटैच है, विच इज द सिंबल ऑफ द कीटोन, यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप में अगर आप देखें, आप लोग इसके बारे में पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो अगर आपको कीटोन का फंक्शनल ग्रुप याद हो तो कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में होता है और साइडों पे 2 कार्बन अटैच होती है। तो यहाँ पे दोनों पे साइडों पे कार्बन आ गई, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इट इज बेसिकली कीटोन। और पेंटा हाइड्रोक्सी है, यानी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद को काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें पाए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जी बेटा, हम कार्बोहाइड्रेट की सेकंड टाइप ओलिगोसैकराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा लोग ओलिगोसैकराइड्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द मोनोसैकराइड्स, यानी मोनोसैकराइड्स के छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर ओलिगोसैकराइड्स को बनाते हैं। बेटा 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकराइड्स की तादाद ओलिगोसैकराइड्स में हो सकती है। बेटा इसी बुनियाद पर, मोनोसैकराइड्स की तादाद की बुनियाद पर ही हम ओलिगोसैकराइड्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बेटा जब ओलिगोसैकराइड्स की हाइड्रोलाइसिस होती है, यानी जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, दे ब्रेक डाउन, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं पानी में डालने से, तो दे प्रोवाइड द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द डिफरेंट नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ द मोनोसैकराइड्स, यानी ओलिगोसैकराइड्स हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकराइड्स की मुख्तलिफ तादाद प्रोड्यूस करते हैं, यानी मोनोसैकराइड्स के मॉलिक्यूल की डिफरेंट तादाद प्रोड्यूस होती है ऑन हाइड्रोलाइसिस व्हेन वी हाइड्रोलाइज द ओलिगोसैकराइड्स। तो ये तादाद जो है ये 2 से 9 तक हो सकती है, यानी ओलिगोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। इसका मतलब ये है कि इनमें जो मोनोसैकराइड की तादाद है वो महदूद होती है 2 से लेकर 9 तक। बेटा इसी तादाद की बिना पर ही, यानी मोनोसैकराइड्स की जो तादाद है, क्योंकि ओलिगोसैकराइड्स को बनाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो मोनोसैकराइड्स हैं, तो मोनोसैकराइड्स की तादाद जो कि प्रेजेंट होती है ओलिगोसैकराइड्स में, उसी बुनियाद पर हम ओलिगोसैकराइड्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बेटा अगर किसी ओलिगोसैकराइड्स में 2 यूनिट हो मोनोसैकराइड्स के, तो उसको डाइसैकराइड कहा जाता है, और अगर 3 यूनिट हो मोनोसैकराइड्स के तो उसको ट्राइसैकराइड्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर किसी ओलिगोसैकराइड में 4 यूनिट हो मोनोसैकराइड्स के तो उनको टेट्रासैकराइड्स कहते हैं। बेटा ये है इनको नाम देने का तरीका। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हमें ओलिगोसैकराइड्स की बात करें तो ओलिगोसैकराइड्स में सबसे जो इंपोर्टेंट ओलिगोसैकराइड है वो बेटा सुक्रोज है।
सुक्रोज इज कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। इसीलिए जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करें, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो इट विल प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। अब बेटा पहले बात हो चुकी है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुपिंग देम। इसके बाद आगे बेटा तो दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो ओलिगोसैकराइड्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी इनका जायका मीठा होता है, और नेचर वाइज इनको देखा जाए तो दे में बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, यानी ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे पॉलीसैकराइड्स की, और पॉलीसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो पॉलीसैकराइड्स की बात करें बेटा, पॉलीसैकराइड्स आर कंसिस्ट ऑफ द 100 to thousands of the मोनोसैकराइड्स, यानी जब 100 to thousands of the मोनोसैकराइड्स आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाएंगे तो दिस इज कॉल्ड द पॉलीसैकराइड चेन, और इसको हम पॉलीसैकराइड कहेंगे। बेटा ये जो पॉलीसैकराइड्स हैं दे आर इमर्फियस सॉलिड, यानी इनका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होता। दे आर इमर्फियस सॉलिड, टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ये जो पॉलीसैकराइड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और नेचर वाइज इनको देखा जाए दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, यानी नेचर वाइज भी ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब इसके एग्जांपल्स में आ रहे हैं तो बेटा इसकी आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई है पॉलीसैकराइड्स की, स्टार्च एंड सेलुलोज। अभी हमने पॉलीसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज हैं और उनके जो यूजेस हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। बेटा जैसा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये डिफरेंट टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें मोनोसैकराइड्स हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं और पॉलीसैकराइड्स हैं। तो पहले हम इन सब के यानी मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स के सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ द मोनोसैकराइड्स की। बेटा जो मोनोसैकराइड्स हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ द ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये मोनोसैकराइड्स हैं। अगर इनके सोर्सेज की बात करें तो दे हैव द सोर्सेज लाइक द फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, honey and cereals are the sources of the monosaccharides, यानी जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं ये इन चीजों से हासिल होते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकराइड्स की। बेटा ओलिगोसैकराइड्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो डाइसैकराइड्स है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सोर्सेज स्टडी करेंगे डाइसैकराइड्स के। तो इसमें अगर हम डाइसैकराइड्स की बात करें तो इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो इनमें सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ द सुक्रोज की। बेटा अगर सुक्रोज को देखा जाए तो इट इज कंसिस्ट ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रक्टोज, यानी ये कॉम्बिनेशन है 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड्स का। इनमें से एक यूनिट जो है वो ग्लूकोज होता है और दूसरा यूनिट जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन होता है तो उससे सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर बीट, जैसे चुकंदर जैसे हो गया उसको शुगर बीट कहेंगे। इसी तरीके से शुगर केन गन्ने से, और डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उन फ्रूट से सुक्रोज हासिल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैक्टोज की। बेटा लैक्टोज इज कंसिस्ट ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैलेक्टोज। तो यानी ये 2 मोनोसैकराइड के यूनिट मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। अब अगर इनके सोर्सेज की बात करें तो लैक्टोज के जो सोर्सेज हैं
बेटा वो मिल्क और डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मिसाल के तौर पर दही या पनीर वगैरह हैं, उनसे ये हासिल होते हैं लैक्टोज। इसके बाद माल्टोज। माल्टोज में दोनों ही यूनिट जो है वो ग्लूकोज के होते हैं, यानी इट इज कंसिस्ट ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, यानी जब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे तो उससे 1 मॉलिक्यूल माल्टोज का बनेगा। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो इट इज फाउंड इन द डिफरेंट सीरियल क्रॉप्स, यानी डिफरेंट सीरियल क्रॉप्स में ये पाया जाता है। मिसाल के तौर पर व्हीट, राइस, etc, इनसे ये हासिल होते हैं। अब हम सोर्सेज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं। बेटा पॉलीसेकेराइड्स के जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इसकी बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। बेटा ये दोनों ही स्टार्च और सेलुलोज जो है ये दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी इनकी जो चेन होती है, जिस चेन में हजारों सैकड़ों से लेकर हजारों तक मोनोसेकेराइड शामिल हो सकते हैं, तो उनमें ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग करके लिंक होते हैं और लंबी चेन बनाते हैं। तो और इस तरीके से ये चेन स्टार्च की भी हो सकती है और सेलुलोज की भी हो सकती है, लेकिन इनमें जो बुनियादी यूनिट होगा, चाहे स्टार्च हो चाहे सेलुलोज हो, इनकी चेन में जो बुनियादी यूनिट होगा वो ग्लूकोज ही होगा। लेकिन जो इनमें फर्क होगा वो बॉन्डिंग का होगा, यानी जब स्टार्च यानी जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर लंबी चेन बनाए और लंबी चेन बना के स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड से डिफरेंट होगा जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग के जरिए सेलुलोज बनाएंगे। यानी सेलुलोज और स्टार्च में बुनियादी तौर पर जो फर्क है वो फर्क इनमें जो छोटे यूनिट है ग्लूकोज, उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग के डिफरेंस की वजह से इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पाया जाता है। बेटा स्टार्च जो है इट इज फॉर्म इन द सीरियल क्रॉप्स और इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन हैव द एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट द स्टार्च, बट सेलुलोज which is example of the cellulose is cotton. जो cotton होती है it is a pure cellulose and cellulose cannot be digested by the human body, यानी इसको हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में कोई एंजाइम मौजूद नहीं। बेटा ये थे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब हम यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। बेटा कार्बोहाइड्रेट आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। बेटा ये मेन सोर्स है एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए, यानी अगर हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी मौजूद हो, तो मिसाल के तौर पर हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट भी शामिल है, प्रोटीन भी शामिल है, लिपिड्स भी शामिल है, तो अगर हम उस खुराक को खाएंगे तो सबसे पहले इन खुराक के इस फूड के कंपोनेंट्स में से जो सबसे पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा अगर इनके यूजेस के हवाले से बात करें तो दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि शुगर हमें इन्हीं से हासिल हो रही है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ द फैट्स, यानी ये फैट से मिलकर बना होता है हमारा जो ब्रेन है, लेकिन ये फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर सकता। इट कैन यूज ओनली कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली ग्लूकोज, यानी हमारा जो ब्रेन है ये एनर्जी हासिल करता है ग्लूकोज से। तो अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो जाहिर है उससे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है इसके लिए कि हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ शुगर लेवल को मेंटेन रखा जाए, रेगुलेट रखा जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बेटा हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है जो कि डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। बेटा इन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और उनकी तादाद को मेंटेन रखने के लिए इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बेटा बहुत जरूरी है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि
कार्बोहाइड्रेट से ही बैक्टीरिया अपनी एनर्जी हासिल करते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन। इसके बाद आगे दे हैव टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी जो फाइबर्स होते हैं उनके फाइबर भी बुनियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स ही है। बेटा इनकी दो किस्में होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में कि कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर्स हैं दो टाइप से सॉल्युबल भी हो सकते हैं, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, और ये हमारी बाउल फंक्शनिंग को प्रॉपर रखते हैं, हमें कब्ज नहीं होने देते, यानी ये एलिमिनेशन ऑफ फूड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द आवर बॉडी ये उसमें हेल्प करते हैं, यानी दे हैव टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसके अलावा बेटा जो फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं। बेटा खासतौर पे जो सॉल्युबल फाइबर्स है, बेटा ये सॉल्युबल फाइबर्स जो हैं ये हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको लोअर करते हैं, क्योंकि इनकी डाइजेशन के लिए फाइबर की डाइजेशन के लिए सॉल्युबल फाइबर की कोलेस्ट्रॉल यूज होता है, तो ये हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्लड में से खासतौर पर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और इन कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं, और इस तरीके से हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर से हमें इस तरीके से बचाता है। इसके बाद बेटा हमारे जो मसल्स हैं, बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, बेटा मसल्स का भी इंस्टेंट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, यानी फौरी तौर पर अगर हमारे मसल्स को एनर्जी चाहिए होगी तो वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द इंस्टेंट एनर्जी टू आवर मसल्स। इसीलिए अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर, यानी मसल्स के अंदर, तो मसल्स स्टार्ट टू क्रैम्प, यानी मसल्स में क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, तो दे प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम द क्रैम्पिंग, यानी ये हमें क्रैम्पिंग से बचाते हैं, हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग से बचाते हैं। तो बेटा दीज आर द यूजेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे।